जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है ना, ठीक है, वो मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट का सबसे ज्यादा एक पावरफुल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है, हम लोग सर्वर से बात कैसे करते हैं, हम लोग उस चीज के अंदर डाइव इन करेंगे। तो आज का जो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टफर, इसीलिए मैं स्लो जाऊंगा। और मैंने ये जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है इसको डिवाइड किया है इन अबाउट 2 to 3 लेक्चर्स। ठीक है, तो आई विल बी टीचिंग यू गाइस फॉर 45 to 50 minutes मैक्सिमम, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ लॉट टू टेक इन। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग आराम से बैठ के, ठीक है, इसको समझो। अच्छा यार, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट अब होती क्या है? ठीक है, जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है? एसिंक्रोनस का मतलब होता है, एसिंक्रोनस का मतलब होता है स्टार्ट नाउ फिनिश लेटर। ठीक है, ये जो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है ये गवर्न करती है कि हम लोग मल्टीपल डिफरेंट टास्क को सेम टाइम के ऊपर कैसे रन करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, और एसिंक्रोनस की तब सेंस बनती है अगर एक फंक्शन है और उसने डेटा से सर्वर से या किसी डेटाबेस से डेटा पकड़ना है फ्रॉम थ्रू एन API। तो इसकी जो गवर्नेंस होती है वो कैसे होती है, वो हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक रियल जावास्क्रिप्ट की ऐप बिल्ड कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपको एसिंक्रोनस यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एसिंक्रोनस जो कोड होता है वो कोड होता है जो अभी स्टार्ट होता है लेकिन फिनिश बाद में होता है। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। इसके मतलब समझने के लिए ना हमें पहले समझना पड़ेगा कि असल में जावास्क्रिप्ट वायर्ड कैसे है। जो जावास्क्रिप्ट है ना वो सिंक्रोनस लैंग्वेज है। सिंक्रोनस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? सिंक्रोनस लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट एग्जीक्यूट्स द फर्स्ट लाइन, देन मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, इसको सिंक्रोनस कहते हैं। कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैंने जो लाइन का कोड लिखा है, पहले लाइन नंबर 1 रन होती है, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5। अब जब तक लाइन नंबर 5 रन नहीं होती, लाइन नंबर 10 नहीं रन हो सकती। ठीक है, तो इसको सिंक्रोनस हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक मसला भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब जब सिंगल थ्रेड होते हैं, ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, अब उसमें होता क्या है? अब आपके पास फॉर एग्जांपल 4 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये 4 फंक्शंस हैं। ठीक है, जो आपने टॉप से बॉटम लिखे हुए हैं एक थ्रेड के अंदर। ठीक है, तो अब एक सिनेरियो को इमेजिन करो कि हम लोगों के पास ये मल्टीपल डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस है जो हमने कॉल करते हैं। अब कुछ फंक्शंस हैं वो छोटा मोटा टास्क करते हैं, ठीक है, उनको सेकंड लगता है, दे वो रन हो जाते हैं। लेकिन कुछ टास्क होते हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो पहले डेटाबेस पे जाते हैं, नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां से डेटा पकड़ते हैं, और कभी कभार उसको 2 सेकंड लग सकते हैं, कभी कभी कभार 1 मिनट 2-3 मिनट लग सकते हैं। अब आप कहो कि यार हम लोग 1 मिनट वेट कर लेते हैं या हम लोग 2 सेकंड वेट कर लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि जब आपका बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं ना रियल लाइफ पे, बहुत ज्यादा API कॉल्स हो रही होती है, तब ये चीज आइडियल नहीं होती। ठीक है, तब मैं ये नहीं चाहूंगा कि वहां पे जी मेरा प्रोग्राम एक ही फंक्शन के ऊपर रुका हुआ है पिछले 5 मिनट से और आगे कुछ रन ही नहीं हो रहा। तो इससे क्या होता है, जो प्रोग्राम है वो स्टॉल हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, और ये जो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है ये ब्लॉक कर देती है एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटायर प्रोग्राम। ठीक है, अब हम ये चाहते नहीं है। ठीक है, अब हमारे लिए ये मसला है, हम चाहते हैं कि यार अगर ये स्टेटमेंट 4 नहीं भी रन हुई, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप बाकी वाला कोड रन करो एंड वील वेट फॉर द स्टेटमेंट 3 टू रन, क्योंकि उसने डेटाबेस से टाइम लेकर आना है। ठीक है, तो ये इसका डाउन साइड है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होती है मोस्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक क्या है, एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है। ठीक है, इसका फिर हम लोगों ने हल निकाला कि ए सिंक्रोनस हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे। और ए सिंक्रोनस क्या है कि सेम फंक्शन कॉल है, इंस्टेड के वो फंक्शन कॉल सिंक्रोनस हो, हम उसको एक एसिंक फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं ताकि वो फंक्शन चलता रहे। ठीक है,
एट द साइड, और वो तब जब डेटा उसके पास रिसीव हो जाए तो तब वो कंप्लीट हो जाए। तो अब होता क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे एक क्यू है फंक्शंस की। स्टेटमेंट नंबर 1 है रिक्वेस्ट फंक्शन है, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 है, स्टेटमेंट नंबर 4 है। अब होता क्या है कि हमारे पास ये क्यू है, ठीक है, जो कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगी। अब आपने ये याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट क्यू के इट ओनली एग्जीक्यूट्स वन थिंग एट अ टाइम, बट दिस टाइम हमें चाहिए कि यार जो ये रिक्वेस्ट फंक्शन है ये आराम से अपना टाइम ले, जब कंप्लीट हो जाए तब हमारे पास आए। तो फिर होता क्या है कि इस टिकटनेस के अंदर हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग अलाउ करते हैं इस रिक्वेस्ट फंक्शन को कि वो साइड लाइन पे हो जाए, ठीक है, ब्राउजर वो पकड़ता है रिक्वेस्ट और उसे आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस सिंगल थ्रेड, ये जो सिंगल थ्रेड का है ना, इसको आउटसाइड ऑफ इट्स स्कोप, ठीक है, आउटसाइड ऑफ इट्स स्कोप वो इसको जाके क्या करता है, हैंडल करता है। साथ साथ तो हैंडल करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक कॉल बैक फंक्शन भी लेता है, ठीक है, जो भी साइड पे होता है, जो एग्जीक्यूट होता है जब वो वाला फंक्शन जो डेटा है उसका कंप्लीट हो जाता है। मकसद ये है कि क्योंकि हम लोगों ने जो नेटवर्क रिक्वेस्ट है ये हम लोगों ने इस थ्रेड के ऊपर थ्रेड से ली है, एसिंक्रोनस के अंदर ये एक डिफरेंट पार्ट बन जाती है, इसको हम लोग साइड पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एक तरह से स्किप कर देते हैं और बाकी का कोड हम लोग रन होने देते हैं, ठीक है। तो अब ब्राउजर पकड़ता है, ठीक है, हमारे फंक्शन को, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि रिमेनिंग फंक्शंस आपके होते रहते हैं, ठीक है, वो रिक्वेस्ट को पकड़ता है, रिस्पॉन्स देखता है, अगर रिस्पॉन्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो फिर वो कॉल बैक फंक्शन रन करता है जो कि आपकी पूरी ओवरऑल फंक्शन को कंप्लीट कर देती है। तो बेसिकली ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। ये फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें समरी जल्दी से देता हूँ क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। आपके पास 5-6 फंक्शंस हैं और जो फंक्शन नंबर 2 है वो एसिंक्रोनस फंक्शन है क्योंकि वो डेटाबेस पे जाता है और बहुत ज्यादा टाइम लेके वो डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करता है। अब अगर हम लोग इसको एसिंक्रोनस ना करें उससे नुकसान हमें ये होगा कि हम लोग वेट करते रहेंगे उस फंक्शन का कंप्लीट होने का, ठीक है, और हमारे आगे वाले फंक्शन रन ही नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उसे एसिंक्रोनस करते हैं। तो जब हम लोग ये पूरी फाइल रन करते हैं तो जब एसिंक फंक्शन होता है उसको ब्राउजर साइड पे लेके जाके एग्जीक्यूट करवाता है थ्रू कॉल बैक, और वेट करवाता है उसका रिस्पॉन्स आने पे, और फिर वो कॉल बैक फंक्शन फायर करता है जो कि कुछ भी करता है जो उस फंक्शन के अंदर लिखा होता है। लेकिन मीनवाइल हम लोग उसको बायपास करके, ठीक है, अपने बाकी का जो कोड है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर, ठीक है। तो एसिंक्रोनस जो हमें जावास्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग होती है वो अलाउ करती है कि हम नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर अपने कोड के अंदर लेकर आए। समझ आ रही है, ये सबको बात क्लियर होगी है? जी सर। जी सर क्लियर है। ठीक है, ये यस आपकी सर, हो गई एसिंक है, सर। ठीक है, ये आपकी एसिंक्रोनस है। अब चेक करते हैं कि असल में हमारा एसिंक्रोनस जो जावास्क्रिप्ट है उसको जरा एक्शन के ऊपर लेट्स एक्सप्लोर है, ठीक है। ओके, राहिल अच्छा, इसके हम ये एग्जांपल भी ले सकते हैं जितना फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं और हम साथ ब्राउजिंग भी कर रहे होते हैं। ले सकता, वो तो डाउनलोडिंग तो हो रही है ना, वो तो रिक्वेस्ट पीछे जा रही है, तो पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, यस। लेकिन इसकी ज्यादा अच्छी मिसाल ये है कि आप आपने कोई लिस्ट निकाली ऑनलाइन, ठीक है, कोई प्रोफाइल की लिस्ट वगैरह निकाली, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि जो आपके नीचे वाले बाकी पेज का कोड है ना वो भी आपको रन हो रहा है। अब जैसे कि वो ले रहा है ना, कॉल कर रहा है, वो प्रोफाइल्स निकलवा रहा है, ठीक है, तो वो तो पीछे चलता जा रहा है, लेकिन आपका जो बाकी का कोड है, ठीक है, जो आपकी कलर स्कीम आनी है या आपके दूसरे फंक्शंस रन होने हैं, ठीक है, वो आपके चलते रहते हैं, ठीक है, इसे एसिंक्रोनस कहते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जब console log 1 2 3 4, एक सेकेंड, give me 1 second please।
ठीक है। अब ये कैसे रन होगा जो हम लोगों ने कंसोल लिखा है? ये रन होगा, पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा। ये नहीं हो सकता कि ये रन नहीं हुआ और ये रन हो गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग जरा चेक करते हैं। ये देखो, ठीक है। मतलब कि 3 पहले। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है, जो क्या करेगा, जो कि हम लोगों ने सेट टाइम आउट का फंक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हम लोग सेट टाइम आउट करेंगे, जो कि कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, console डॉट लॉग करेगा, ठीक है। और ये कितनी देर के बाद करेगा, 2 सेकंड्स के बाद। और अब चेक करना, ये देखो, अब क्या हुआ है कि पहले ये रन हुआ, उसने यहाँ पर आया, उसको नंबर नजर आ गया कि यार ये तो सेट टाइम आउट है, तो आई हैव टू वेट, ठीक है। लेकिन क्योंकि एसिंक्रोनस बिहेवियर था, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, उसने आगे स्किप कर दिया, console डॉट 3 पे चला गया, 4 पे चला गया, और जब 2 सेकंड गुजर गए, ठीक है, इसने वापस आके सेट टाइम आउट को रन कर दिया। सो दिस इज बेसिकली द बिहेवियर ऑफ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। ये बिहेवियर हम चाहते हैं। अब फर्ज करो यहाँ पे आपके पास कोई एपीआई कॉल होती, ठीक है, या एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती, ठीक है, इसको 5-6 मिनट लग जाते हैं। अब आपको पता है क्या, क्योंकि मेरा फंक्शन एसिंक्रोनस है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा बाकी का कोड रन नहीं होगा। समझ आ रही है? तो इसके लिए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसका है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, ये होती है हम एक रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को टू गेट अ डेटा, ठीक है, कि मैं क्लाइंट हूँ, मुझे चाहिए नंबर ऑफ प्रोफाइल्स, या मुझे एक ब्लॉग पोस्ट चाहिए, तो मैं सर्वर को एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट करूंगा, और वो मुझे इन द फॉर्म ऑफ अ जेसन मुझे वो डेटा आ जाएगा। और ये जो रिक्वेस्ट है, ये हम लोग एपीआई एंड पॉइंट्स को करते हैं। एपीआई क्या होता है, इसको हम डिटेल के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन एक एपीआई एंड पॉइंट्स अलाउ करता है हमें, वो यूआरएल देता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट देता है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एग्जांपल होती है जी एक एपीआई एंड पॉइंट की, सिर्फ एक ये यूआरएल है जहां पे वो डेटा बेसिकली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा देख सकता है कि फॉर एग्जांपल हमने म्यूजिक एपीआई में से आर्टिस्ट के अंदर जाके आतिफ असलम के गाने निकाले, ठीक है। हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट करेंगे गेट की, जो कि क्लाइंट भेजेगा सर्वर को, ठीक है। और सर्वर वहां से डेटा वगैरह निकाल के एज अ रिस्पॉन्स वापस हमें सेंड कर देगा। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये हम लोग एपीएस वगैरह बिल्ड कैसे करते हैं? ये मोस्टली आप बैकएंड के अंदर आप पाइथन यूज करके बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। आप नोड, अगर आप जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, नोड जेएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नोड जेएस वगैरह यूज कर सकते हो। तो पाइथन आपको जो मुदस्सिर इस वक्त सिखा रहा है, उस पर आप अभी आगे जाके जैंगो सीखोगे, तो जैंगो के अंदर बेसिकली ये एपीआई डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको टेस्ट करना हो, ठीक है, कि इसको टेस्ट करके देखना है कि इसमें होता क्या है, तो हम लोग एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे में होता क्या है। यहाँ पे इन्होंने एपीआई दिए हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। और ये देखो, ये बेसिकली आपकी एक एपीआई है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्राउजर पे लिखता हूँ ना, तो देखना मेरे पास वही डेटा वगैरह इकट्ठा हो जाएगा। देखो, एक डेटा इकट्ठा हो गया। अगर मैं इसको 1 को खत्म करता हूँ, ये देखो मेरे पास ये पूरा डेटा आ गया, ठीक है। इन जेसन एक अरे एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास यूजर की ये आईडी है, टाइटल है, कंप्लीटेड फॉल्स या ट्रू है, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं यूटिलाइज करके, ठीक है, आई कैन इजीली गेट द डेटा। अगर मैं इसको भी रन करता हूँ स्क्रिप्ट को, तो देखो मुझे ये रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और एपीआई मोस्टली हम लोग चेक करने के लिए, ठीक है, हम लोग कंसोल के अंदर यहाँ पे इंस्पेक्ट करके यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर आते हैं,
ठीक है, ये देखो, ये हमारी यहाँ पे एक एपीआई कॉल हुई, ठीक है, जो उसने आगे जाके रिसीव करके उसने हमें यहाँ पे आके शो करवा दी। ठीक है, तो हम लोग क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, क्लिक कर सकते हैं, हेडर्स पे जा सकते हैं। ठीक है, इसका स्टेटस कोड देख सकते हैं, रिक्वेस्ट मेथड देख सकते हैं। इसका रिक्वेस्ट मेथड है गेट। अगर आपने कोई चीज लेनी हो ना सर्वर से, तो आप गेट मेथड यूज करते हो। इस तरह ही आपके पास क्या कहते हैं, पोस्ट मेथड होता है, जो आप एक चीज पोस्ट करने जाते हो, आप क्या कहते हैं डेटाबेस पे, कोई पुट मेथड होता है जो आप अपडेट करने के लिए यूज करते हो। इस तरह आपके पास गेट मेथड होता है। और ये देखो, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट यूआरएल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये रिक्वेस्ट मेथड आ गया, और आपका स्टेटस कोड आ गया कि यार जो स्टेटस है वो क्या है, इज इट ओके, इज इट बीइंग मॉडिफाइड, क्या एरर आ गया है। तो यहाँ पे आप सारा देख सकते हो। और यहाँ पे आप रिस्पॉन्स पे भी जाके, ये हमारा रिस्पॉन्स आया एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अब हम लोगों ने यूज करके हम लोग इसके साथ बेसिकली इंटरैक्ट कर सकते हैं एंड पॉइंट्स के साथ। ये एक एंड पॉइंट है जहाँ पे ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इस एंड पॉइंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्स या डेटा रिसीव करके अब उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, तो ये हम लोग भी यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग HTTP रिक्वेस्ट को हम लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसको करते हैं नीचे बंद। ठीक है, और अपने वापस डॉक्यूमेंट। अभी हम लोग जो सीखेंगे, अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट HTTP रिक्वेस्ट मेथड सीखेंगे। ठीक है, और सबसे पहला स्टेप हमारे पास है कि हम लोग क्रिएट करेंगे एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम लोग एक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे रिक्वेस्ट, और हर लाइक एवरी अदर ऑब्जेक्ट, तो हम न्यू का कीवर्ड देके we'll use XML HTTP रिक्वेस्ट। इस पे आप किसी भी तरीके की फाइल हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, JSON हो, जो मर्जी हो। ठीक है, ये क्रिएट करता है एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू रिक्वेस्ट टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर जस्ट लाइक ऑल द मेथड्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, अंदर आपके पास वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज के साथ आपके पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब इसका एक और मेथड होता है, ठीक है, जो हम लोग यूज करेंगे, वो होता है ओपन मेथड। ठीक है, कि अब आपने रिक्वेस्ट को ओपन करना है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट ओपन लेती है टू आर्ग्यूमेंट्स। एक आर्ग्यूमेंट लेती है कि टाइप क्या है। ठीक है, और दूसरी आर्ग्यूमेंट लेती है रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब आपके पास स्ट्रिंग होगी, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप के रिक्वेस्ट की टाइप क्या आपने गेट करना है, पोस्ट करना है या पुट करना है, और सेकंड होगी आपके पास क्या, रिक्वेस्ट यूआरएल होगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग डालोगे, कैपिटल लेटर पे गेट लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जेसन का ये पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट ओपन कर दी है। ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। दिस ओनली opens up the request, does nothing else। ठीक है, इसको सेंड करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट डॉट सेंड करते हैं, और ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। ठीक है, और हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। क्या हम लोग इसका रिस्पॉन्स, अगर हम लोग console डॉट लॉग रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास हम इसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए जब हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है कि इसकी स्टेट क्या थी। ठीक है, इसकी स्टेट के साथ साथ हमारे पास आ जाता है कि रिस्पॉन्स क्या आया था। ठीक है, और रिस्पॉन्स टेक्स्ट क्या आया, हमने रिस्पॉन्स यूआरएल क्या यूज किया। ठीक है, तो अगर मैंने ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पे आराम से डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये एम्प्टी आ रहा है, एक सेकेंड, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है,
इंटरेस्टिंग, दोबारा चेक करते हैं इसको। खैर ये चलना चाहिए क्योंकि इसी को यूज करके हम लोग पता लगाते होते हैं कि ये चलना चाहिए। एनीवे कोई मसला नहीं, एक काम करते हैं फिर इसके ऊपर हम लोग ट्रैक कर लेते हैं इसकी प्रोग्रेस को, ठीक है, कि ये अभी सेंड हुआ है नहीं हुआ नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ दिस रिक्वेस्ट, ठीक है। वो हम लोग कैसे करेंगे, दो चीजें हैं, हम लोग वो करेंगे एक इवेंट लिसनर यूज करके, ठीक है, और एक और स्पेसिफिक चीज है जिसको कहते हैं रेडी स्टेट चेंज। किसी भी तरीके का स्टेट चेंज हो रहा है ना, ठीक है, वो पता लगा रहा है कि स्टेट पहले 0 था 1 था, हमें पता चल जाएगा कि यार स्टेट हमारा चेंज हो रहा है, या जो उसका वो इस वक्त अपनी किस स्टेप के ऊपर बिलोंग करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं इधर console डॉट लॉग करता हूँ रिक्वेस्ट, ये देखो ये इसका रेडी स्टेट है कि ये अपने चौथे स्टेट के ऊपर है। टोटल में 4 स्टेट्स होती है, ठीक है, ये भी हम लोग इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट एड इवेंट लिस्टर, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेडी स्टेट चेंज, ठीक है, अंदर देंगे कॉल बैक फंक्शन, और इसके ऊपर हम लोग चेक करेंगे कि console डॉट लॉग रिक्वेस्ट, और हम लोग चेक करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट। ये देखो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे, इसको नीचे लेके चले जाते हैं, अब ये हमारे पास 4 यहाँ पे स्टेट्स हैं, ठीक है। एक स्टेट है 0, ठीक है, जिसपे ये ओपन हो रहा होता है, ठीक है, ये स्टेट, और फिर ये रेडी स्टेट है इसकी, ठीक है, 1, उसके बाद इसकी रेडी स्टेट आती है 2, ठीक है, और फिर रेडी स्टेट आखिरी जो आती है जिसमें हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसमें हमारे पास डेटा आ जाता है। यहाँ पे किसी पर डेटा नहीं आ रहा, ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ हमारा किसी पर डेटा नहीं आ रहा। तो असल में हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट रेडी स्टेट के अंदर ये स्टेट्स करती क्या है। 0 जो स्टेट है वो अनसेंट है, कि अभी वो 0 स्टेट के अंदर अभी कुछ भी नहीं हुआ। जब हम ओपन कॉल करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसको ओपन कर देता है, उसकी वैल्यू को 1 कर देता है। उसके बाद हेडर्स वगैरह क्रिएट होते हैं, ठीक है, स्टेट नंबर 2 के अंदर। स्टेट नंबर 3 के अंदर लोडिंग होती है, डेटा डाउनलोड होता है, ठीक है, और फाइनली 4th के अंदर, जैसे यहाँ पे आके देखो कि 4th के अंदर हमें आके, ठीक है, 3 के अंदर या 4 के अंदर जाके डाउनलोडिंग कंप्लीट होके हमारे पास ये डेटा यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आपकी रेडी स्टेट 4 है। सेंस बन गई सबको, ठीक है। तो इस तरह आप बेसिकली अपनी रेडी स्टेट चेक करते हो, और इसी को आपने यूज करके फ्यूचर के अंदर आपने चेक करना है कि यार मेरा डेटा सर्वर की तरफ से मुझे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों के पास देखो रिस्पॉन्स उसने हमें दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे डेटा कुछ नहीं रिसीव हो रहा, लेकिन हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम तब हमारे पास ये चीज आए जब रेडी स्टेट इसकी 4 है, ठीक है, कि जब डेटा कंप्लीटली आ गया हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें, console डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख दें रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, और इसको खत्म कर दें। तो ये अब सिर्फ तब रन करेगा जब स्टेट इसकी क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। ये देखें जब रेडी स्टेट हुई है 4, तो सिर्फ तब इसने जाके हमें ये चीज रिटर्न कर दी है, ठीक है। अब चेक करना, अब यहाँ पे मैं टू डूज का स्पेलिंग चेंज करता हूँ, ये देखो मुझे एरर आ गया 404 का, ठीक है। तो अच्छा अब एक और चीज है कि कभी कभार ये चेक जो है हम लोगों ने ये चेक लिया है कि स्टेट आपकी जो रेडी स्टेट है, ठीक है, वो 4 है। ये कभी कभार ठीक है, रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी मेरी, ठीक है, रिक्वेस्ट रेडी स्टेट 4 का क्या मतलब है कि रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी। लेकिन ये चीज काफी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई एरर आता है
जैसे कि ये आया है, रिक्वेस्ट फिर भी कंप्लीट हुई है, ठीक है, रेडी स्टेट फिर भी 4 हुआ है, ये कोड फिर भी रन हुआ, लेकिन मेरे पास डेटा रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला जो मेथड है इट्स नॉट फुल प्रूफ, ठीक है। ये मेथड और ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्रूव हो सकता है, मैं इस वाली कंडीशन के ऊपर खाली मैं रिलाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं, ज्यादा बेहतर होता है कि हम लोग देख लें कि स्टेटस क्या था। यहाँ पे देखो स्टेटस था 404। अब इस तरह ही हमें सर्वर स्टेटस भेजता है जो हमें बताता है कि उसकी हेल्थ क्या थी। फॉर एग्जाम्पल अगर 404 है तो उसका मतलब है कि यार दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट। अगर 200 है तो हमें पता लग गया यार ओके एवरीथिंग इज ओके, सारा कुछ हमारे पास आया है, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। इसलिए हमारे पास ये काफी ज्यादा स्टेटस कोड्स होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं इन्फॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि 100 और 199 के दरमियान होते हैं। सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि 200 का मतलब होता है कि एवरीथिंग वाज ओके विद द रिक्वेस्ट, हमें डेटा भी रिसीव हो गया, हमें रिक्वेस्ट भी आ गई, हमें सब कुछ आ गया। फिर होती है रीडायरेक्ट, कि किसी का एक एंड पॉइंट से आप किसी और दूसरे एंड पॉइंट पे जा रहे हैं, आपको रीडायरेक्ट कर रहा हो वो यूआरएल किसी और जगह पे, तो वो आपको 300 309 तक 99 तक का आपको देगा। फिर क्लाइंट एरर है, जो हमारी साइड से एरर्स आते हैं, जैसे 404 है कि यार ये वाले जो एपीआई है इसके अंदर डेटा मौजूद ही नहीं है। और फिर आता है 500 टू 599 जो कि सर्वर एरर होते हैं, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, ठीक है। ये कसूर सर्वर का होता है, सर्वर के अंदर इशू होते हैं। तो ये आप इसको अपने टाइम के ऊपर गो थ्रू कर सकते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का कोई एरर आए, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पे 404 आया था, हम लोग जाके इसको आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ज्यादा बेहतर हल है, ठीक है, कि अब हम लोग क्या करें, हम लोग इसको रिस्पॉन्स स्टेटस के थ्रू हम लोग इसको टेस्ट आउट करें, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जाके अभी ऐड करूंगा अपना रिस्पॉन्स वाला, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाके हम लोग सिर्फ एक और चीज ऐड कर देंगे। वो क्या ऐड करेंगे, वो हम ये ऐड करेंगे कि एंड डाल के रिक्वेस्ट डॉट जो स्टेटस है, ठीक है, वो हमें 200 भी चाहिए। एल्स एरर थ्रो कर दो कि अगर अगर इफ रिक्वेस्ट इज रेडी स्टेट इज 4, तो फिर आप मुझे ये बता दो console.log कि could not fetch डेटा। बेसिकली एक एरर थ्रो कर दो, ठीक है। ये देखो उसने जाके चेक किया, उसको वहां पे 404 एरर आया, उसको उसने कहा कि यार मुझे नहीं मिला। लेकिन अगर टू डूज करेंगे, यहाँ पे जाके उसने मुझे कह दिया कि यार console.log कर दिया उसने मुझे रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि ज्यादा फुल प्रूफ है, क्योंकि मेरे लिए ये वाला कोड ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपने कंडीशनल के अंदर ऐड करूंगा। अब हमारा सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों ने ये HTTP रिक्वेस्ट को हम लोगों ने स्टेटस कोड के साथ या रिस्पॉन्स स्टेटस के साथ हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि वेदर और नॉट दिस इज गोइंग टू मेक सेंस, ठीक है। एक बार हमारे पास हम लोगों ने ये कंडीशनल टेस्ट कर ली, हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, अगर नहीं हुई तो हमारे पास ये एरर थ्रो कर देगा। अब सवाल ये कि हम लोग ये बहुत ज्यादा चीजें जो है बड़ी सेपरेटली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन पे लिखा हुआ है आइडियली हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। या ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग इस सारे फंक्शन को रैप कर लें, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर जो कि इस सारे कोड को हमारे लिए रन करे, ठीक है, ताकि हमारे लिए ज्यादा वो हो जाए, क्या कहते हैं, रीयूजेबल हो जाए, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए एक कांस्टेंट बनाएंगे गेट टू डूज का, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन वही एग्जैक्टली सब चीजें लेगा जो हम लोगों ने ऊपर की थी। ये एक हमारे लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और हम उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को इवेंट लिस्टर अटैच करेंगे जो कि सुनेगा स्टेट चेंज को, ठीक है। और ये करेगा फायर कॉल बैक फंक्शन जब दो कंडीशंस मीट होंगी। अगर रिक्वेस्ट जो हमें आई है उसकी रेडी स्टेट 4 है जो कि फाइनल होती है कि कंप्लीट हो गया है, और उसकी रेडी स्टेट जो है रिक्वेस्ट डॉट उसकी जो स्टेटस है,
ठीक है, वो 200 है। अगर तो ये है तो मुझे आप डेटा दे दो, ठीक है, रिक्वेस्ट दे दो, ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट मुझे आप दे दो। रिस्पॉन्स टेक्स्ट इज बेसिकली द डेटा दैट वी नीड। अगर खाली एल्स इफ खाली आपको रिक्वेस्ट आई है और रेडी स्टेट जो है वो 4 ही है, लेकिन हमें रिक्वेस्ट स्टेटस 200 नहीं रिसीव हुआ, तो आप एरर थ्रो कर दो कि could not fetch the data, और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल दो, ठीक है। या एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आप रिक्वेस्ट अपनी ओपन कर सकते हो, और रिक्वेस्ट क्या करेगी, गेट करेगी, और हमारे पास ये इसका, और यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट एक्टिवेट करने के लिए सेंड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस सारे कोड को पकड़ के, ठीक है, हम लोगों ने एक फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है जी। चलो ये तो हो गया, स्लाइड्स, ठीक है। अब इसको अगर हम लोगों ने और ज्यादा रीयूजेबल बनाना है, ठीक है, मैं ये फंक्शन मल्टीपल टाइम कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, ये हमेशा एक ही चीज करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इंडिविजुअली डिफाइन करूं ये फंक्शन क्या करे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आराम से कॉल बैक फंक्शन ऐड कर सकता हूँ। कॉल बैक फंक्शन हमें पता है, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, और हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम लोग इस फंक्शन को कैसे रिएक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम लोग उसकी एक डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है। राहिल, जी 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 जी, ऐसा ये जो आपका रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस आपने 200 की है, ये तो जो स्टेटस कोड्स हैं ये रिस्पॉन्स के अंदर नहीं आते आपके पास? हाँ हाँ, रिस्पॉन्स के अंदर ही आते हैं, तो लेकिन यहाँ एज ए पे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के अंदर क्यों आप यूज कर रहे हैं इसको? क्योंकि आई ये मीन, असल में, अच्छा, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, हमने रिस्पॉन्स को देख के डिसाइड करना है कि हम लोगों ने आगे हमें डेटा रिसीव हो गया या नहीं रिसीव हुआ, जी जी, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि रिस्पॉन्स स्टेटस जब 200 होता है इसका मतलब सक्सेस है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये स्टेटस या रिस्पॉन्स आ गया है, तो फिर हम लोग आगे मूव ऑन करें विद द डेटा, अदरवाइज हम लोग एरर थ्रो करते हैं कि यार दिस फेल्ड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन जो मुझे कंफ्यूजन हो रही है वो ये है कि जी आपके पास देखें, आपने जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है वो XML HTTP रिक्वेस्ट का बनाया है, रिस्पॉन्स का नहीं ठीक है, बनाया आपने, ठीक है। हाँ, कोई तो मसला जो नहीं। आपके पास रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, जो भी HTTP की रिक्वेस्ट आपकी गई उसके बाद सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, तो क्लाइंट साइड के ऊपर तो रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आएगा ना, या ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से नहीं हम 200 चेक करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से क्यों 200 चेक कर रहे हैं? क्योंकि असल में हम लोगों ने रिक्वेस्ट के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है ना, इसलिए तो हम लोग, अच्छा असल में हम अच्छा, लोग कर ठीक क्या है रहे हैं, हम ठीक है, लोगों ने रिक्वेस्ट के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया हुआ है, और हम लोग उसको लिसन कर रहे हैं टू द स्टेट चेंज, ठीक है। हम लोगों ठीक ने है, बात की थी कि XML के अंदर स्टेट चेंज होता है, ठीक है, अनसेंट, ओपन, हेडर्स क्रिएटेड, लोड हो रहा होता है डेटा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट पार्शियल डेटा को होल्ड करता है, और फिर डन होता है। डन के अंदर क्या होता है, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, हमारे पास डेटा आ जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग इसकी रेडी स्टेट चेक कर रहे होते हैं कि अगर तो रेडी स्टेट 4 हो गई है कि डेटा रिसीव हो गया, ऑपरेशन डन हो गया, तो फिर चेक करो कि ठीक है, रिस्पॉन्स रेट क्या आया वहां से इस रिक्वेस्ट का। ठीक। सर ये स्टेटस वैल्यूज रेंज वैल्यूज नहीं थी 200 से 200 समथिंग? हाँ हाँ, इस पे अब कुछ भी हो सकता है ना। ये 200, ये देखो, सक्सेसफुल ऑपरेशन 200 का मतलब होता है ओके, 201 का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट क्रिएट सक्सीड हो गई है और न्यू रिसोर्स क्रिएट हो गया, ठीक है। एक्सेप्टेड का होता है कि अच्छा आपने किसी जगह पे भेजी तो ये एक्सेप्ट हो गया। इस तरह ये काफी ज्यादा मल्टीपल डिफरेंट, तो कुछ चीजें मैंने यूज भी नहीं आज तक कभी की, लेकिन ये आपके पास मल्टीपल डिफरेंट रेंजेस हैं ऑफ स्टेटसेस या रिस्पॉन्सेज जो आपको आ सकते हैं, और आपको डील करना आना चाहिए बस उसके साथ। ओके, हम इनको रेंज में भी कि ग्रेटर देन 200 एंड लेस देन 200 समथिंग? नहीं नहीं नहीं, वो करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसको इक्वेट करना इसलिए अच्छी बात है ताकि आपको पता हो कि क्या आपको चाहिए क्या है एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि अगर आपको ओके आता है और अगर आपको क्रिएटेड आता है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ओके, सो तो हम इट शुड वन बाय नॉट बी वन हर ग्रेटर देन किसी को 2। चेक करेंगे?
आपने सिर्फ एक चीज को चेक करना है, आपने सिर्फ ओके को चेक करना है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ रिस्पॉन्स चाहिए डेटा सर्वर से। तो मेरे लिए Okay, sir. मैटर 200 करता है, मेरे लिए Okay, sir. स्टेटस कोड मैटर करता है, मेरे लिए और मैटर नहीं करता। Okay, sir. समझ अगर आ आप रही है? न्यू एंट्री कर रहे हो तो तब आप जो है 201 वगैरह चेक करते हैं, अगर तब हाँ, तब आप आप एग्जैक्टली तब आप करते हैं 201 Okay, sir. आपको। ये देखो, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक बुला लिया और हमारे पास यहाँ पे इजी स्टेट, अभी देखो ना, ये हमारे पास स्टेटस आया ना, स्टेटस इज 200, ठीक है, जो कि बेसिकली काइंड ऑफ लाइक रिस्पॉन्स भी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाना चाहता हूँ इस फंक्शन को, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं इसके अंदर कुछ पास नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं गेट टू डू मल्टीपल डिफरेंट टाइम्स लिख रहा हूँ और मेरे पास सेम तरीके का, ठीक है, हमेशा एक ही तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं और वर्सेटाइल करूँ, और मैं यहाँ पे एरर्स को कैसे डील करना है और मैंने डेटा को कैसे डील करना है, मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसी फंक्शन को नीचे एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर डालता हूँ, ठीक है, कॉल बैक का नाम देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कॉल बैक पास करता हूँ, जो कि असल में क्या है, जो कि असल में मुझे अलाउ करेगा, एक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, जो मैं इसके अंदर पास करूंगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। तो जब हमें रिक्वेस्ट आ गई और हर चीज सक्सेसफुल है, तब भी मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक है, और जब कोई एरर वगैरह आए तब भी मैं यहाँ पे एक कोई कॉल बैक फंक्शन पास करवाऊंगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है, मुझे यहाँ पे भी गेट टू डू, क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो मैं यहाँ पे भी एक कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कॉल बैक फंक्शन मेरे पास दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा एरर की और एक आर्ग्यूमेंट लेगा डेटा की, ठीक है, पैरामीटर लेगा, सही है। तो ये जो एरर और डेटा है, ठीक है, हम लोग इसको एरर पहले और डेटा को बाद में देखते हैं, क्योंकि ये जस्ट इट्स काइंड ऑफ लाइक एन इंडस्ट्री प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये एरर और डेटा लेगा, ठीक है, और फिर उसका कुछ करेगा। तो यहाँ पे जब हमारी हर चीज सक्सेसफुल हो गई है, तो हमारा एरर जो हो, जो हमारा पहला वेरिएबल हम पास करेंगे वो होगा अनडिफाइंड, क्योंकि कोई एरर नहीं होगा। लेकिन जब सक्सेसफुल हो गया तो हम यहाँ पे डेटा पास करवा देंगे, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, एंड सेम गोज फॉर जहाँ पे जब हमारे पास एरर आ गई, तब क्या होगा, तब हम लोग पहले वेरिएबल के अंदर पास करवाएंगे एक स्ट्रिंग के कुड नॉट फेच, ठीक है, और दूसरे वाला जो होगा, क्योंकि डेटा हमारे पास आया नहीं है, तो इट्स गोइंग टू बी अनडिफाइंड। मतलब कि ये एक गेट टू डूज है जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर वो एक एरर लेता है और एक डेटा लेता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधा सा, ठीक है, कि इफ वी हैव एन एरर do one thing and if we have the data do something else, ठीक है। अब इस गेट टू डूज के अंदर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तीन चार मल्टीपल चीजें कर सकते हैं इस कॉल बैक फंक्शन की वजह से, ठीक है। इफ एरर, ठीक है, ये फॉल्स ही वैल्यू है, ठीक है, अगर आता है तो हम लोग console.log एरर कर देंगे, ठीक है, एल्स हम लोग console.log डेटा कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग ये करेंगे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि डेटा हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज भी कर सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग दोबारा से ये कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ और भी console.log टाइप ऑफ डेटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकंड, कॉल बैक फंक्शन डेटा किसी टाइप में निकाल को ये प्रिंट करवाई 93 डेटा, चल रहा है 93 ओह, गेट टू डू, सॉरी, गेट टू डू कॉल बैक फंक्शन है, आई एम सो सॉरी। ये अब होगा, ये देखो, ये हमें उसने डेटा निकाल के दे दिया, ठीक है, देख रहे हो, हमें डेटा निकाल के दे दिया उसने। अगर यहाँ पे हमारे पास हम लोग कुछ और लिखते,
हमें यहाँ पे वो could not fetch वाला एरर निकाल के देता 404 के साथ, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे इसको टाइप ऑफ भी चेक कर सकते हैं, ये टाइप ऑफ इसकी, इस डेटे की, ठीक है, स्ट्रिंग है। तो अब हम लोग बैठ के इस डेटे के साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चेक करते हैं, पहला उसने निकाल के दे दिया। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग कॉल तो दोनों चीजें कर रहे हैं, ठीक है, 2 बार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कर इन दोनों के साथ 2 डिफरेंट चीजें रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। आपको समझ आ रही है ये चीज की यार? ये सबको बात क्लियर है? थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर पता है दिस इज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट, ये है थोड़ी सी ट्रिकी, इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है, इट्स थोड़ा सा इस पे टाइम आपको चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग स्लो लेके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। क्या सबको यहाँ तक समझ आई है कि हम लोगों ने क्या किया है? सर थ्योरी की तो क्लियरली समझ आ गई है, लेकिन ये जो अभी आपने किया ना, ये सर, थोड़ा ये बहुत एक बार रिवाइज कर दें आप ये हाँ, अभी मैं आपने कर देता हूँ, किया। रिवाइज करवाता हूँ। सर स्टार्ट अच्छा, से एक दफा रिवाइज करवा दें। चलो रिवाइज करवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीजें तो वैसे समझ आ रही है, लेकिन ये चीजें नहीं बना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन हाँ नेक्स्ट अभी क्लास ये से लोग, इंशाल्लाह हो जाएगी। हाँ अभी आप लोग खुद करोगे ना ये, ठीक है, यस। तो मेरे ख्याल से बड़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन एनीवे चलो करते हैं, जल्दी से रिवाइज सर करते खुद हैं। करने में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। मैं आज एक मेन्यू नैब बार पे काम कर रही थी, तो उसमें है ना बड़ी कंफ्यूजन थी, और फिर मैंने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया। खुद करते हो सबसे बेहतरीन होता है, यकीन करो, ठीक है। लेकिन एनीवेज लेट्स फोकस ऑन दिस राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन को, हम लोगों ने एक सिंक्रोनस बिहेवियर पकड़ना है, ठीक है। एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है कि जब हम लोगों के पास 5 से 6 डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और एक फंक्शन हमारा रिक्वेस्ट बेस्ड फंक्शन होता है, तो हम उसको साइड लाइन करके, ठीक है, उसे एसिंक्रोनसली रन कर लेते हैं, ठीक है। उसको वेट करते हैं कि वो पहले रन हो फिर कंप्लीट हो, लेकिन साथ साथ बाकी हमारा कोड चलता रहे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे किया, हम लोगों ने कहा कि पहले हम लोग एक सर्वर से हमने डेटा कैसे लेना है, सर्वर से हमने डेटा लेना है HTTP रिक्वेस्ट मेथड यूज करके, ठीक है। मेथड लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया HTTP रिक्वेस्ट को इनिशियलाइज करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर काफी ज्यादा मेथड्स हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर काफी ज्यादा हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं, और हमारे पास वो भी हैं, व्हाट डू यू से, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके इसके ऊपर हम लोग एक ऐड करेंगे इवेंट लिसनर, ठीक है। जो इवेंट लिसनर सुनेगा रेडी स्टेट चेंज को, इसकी स्टेट चेंज क्या होती है, ये बताता है कि इसका अभी कहाँ पे है उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ये अभी प्रोसेस नंबर 0 के ऊपर है कि अभी ये स्टार्ट हुआ है, या प्रोसेस नंबर 3 पे है कि ये डाउनलोड हो रहा है, या प्रोसेस नंबर 4 पे पहुंच गया है कि हर चीज डन हो गई है, रिक्वेस्ट हमें रिस्पॉन्स आ गया है। तो हम लोग उसको सुनते हैं, इस चेंज को सुनते हैं, ठीक है, इस चेंज को लिसन करते हैं। और अगर इसकी रेडी स्टेट, ठीक है, 4 है, ठीक है, और जो उसका रिक्वेस्ट स्टेटस है वो 200 है, तो हम लोग लॉक कर देते हैं इसकी रिस्पॉन्स टेक्स्ट को, जो कि डेटा है हमें पीछे से आ रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हमारे पास डेटा नहीं आया, ठीक है, रेडी स्टेट विद और विदाउट डेटा आती है। रेडी स्टेट का जस्ट ये मतलब है कि एक चीज हम लोगों ने भेजी थी, हमें रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन रिस्पॉन्स सक्सेसफुल था या फेलियर था, वो हम लोग पता लगाते हैं विद स्टेटस, ठीक है, हम लोग उससे चेक करते हैं। तो अगर स्टेटस हमारा 200 नहीं है, तो इसका मतलब है कि यार समथिंग इज रॉन्ग, वी नीड टू चेक इट आउट। आफ्टर वी डन विद द इवेंट लिसनर, हम लोग फिर आर्गुमेंट ऐड करते हैं, रिक्वेस्ट को ओपन करते हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट को ओपन का मतलब है कि हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट बना ली कि हमें गेट करना है, और हम लोगों ने API एंड पॉइंट दे दिया कि ये URL है जहां से आपने जाके ये चीज हमें गेट करनी है, ठीक है। और फिर जब हमने ये ओपन कर ली, फिर हम लोग इसको सेंड करेंगे ताकि ये सेंड हो और हमें डेटा हमारे लिए फेच करके लेकर आए। हमने कहा यार, जी जी जनी, इस चीज का URL है। ये URL है जहां पे डेटा पड़ा हुआ है, ओके।
यहाँ पे ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। आपने फॉर एग्जांपल अब फॉर एग्जांपल जेनी, आपके पास एक बुक्स की, ऑनलाइन बुक्स की आपके पास सारा डेटा पड़ा हुआ है जेसन फॉर्मेट के अंदर, आपने वो गेट करना है, ठीक है, किसी डेटाबेस से, ठीक है। तो तब आप, ये आपके पास एक यूआरएल होगा इस तरह का एपीआई का, आप उसको यूटिलाइज करके आप डेटा पकड़ोगे, ठीक है। सर ये डेटाबेस का, यस, ये डेटाबेस के अंदर, या आप पाइथन के साथ ये एंड पॉइंट्स वगैरह बिल्ड करते हो, ये डेटाबेस के अंदर चीजें स्टोर होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ओके। ठीक है। सर यहाँ पे आपने ऊपर जो एक मेथड बनाया जहाँ पे आप रिक्वेस्ट की स्टेट और उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो सर ये किस चीज़ की रिक्वेस्ट और स्टेटस चेक कर रहे हैं? हमारे पास अभी तो हमने कोई उसे ना ही लिंक दिया है ना ही कोई लिंक ओपन कराया है, हाँ, तो ये किस चीज़ का स्टेटस चेक हो रहा है और वो हमें उसका टेक्स्ट भी रिटर्न कर रहा है? देखो ना, पहले चेक करो, पहले ये समझने की कोशिश करो कि console डॉट, अगर हम लोग रिक्वेस्ट है क्या, रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये Yes, sir. सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, जिसके अंदर ये इसकी रिक्वेस्ट एक ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये प्रॉपर्टी है रेडी स्टेट, एक प्रॉपर्टी है स्टेटस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, हमने सही वहां सर। पर ऐड इवेंट लिस्टर लगा दिया। अब हम लोगों ने जब रिक्वेस्ट वगैरह का ऐड इवेंट लिस्टर लगा दिया और हमने कहा कंडीशंस लगा दी कि असल में हम लोगों ने इसके साथ रिएक्ट कैसे करना है, तो फिर हम लोगों ने नीचे जाके उस रिक्वेस्ट का एक और मेथड यूज किया जिसका नाम है ओपन, जो क्या करता है, जो हमारे लिए क्रिएट कर देता है रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस एपीआई। एंड वंस वी आर डन क्रिएटिंग दिस, फिर हम लोग उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू का मेथड यूज करते हैं सेंड मेथड, जो कि इसको एग्जीक्यूट करता है। समझ आ रही है? आप ऑब्जेक्ट्स जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हो यार, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का तो कोई मसला ही नहीं है। हमने ये वेरिएबल क्रिएट कर लिया, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट सेव हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज हैं और मेथड्स, तो अब हम उसको, इस वाली को तो हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है? जी सर। सर इसके अंदर तो इतना ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम लोगों को डाटा रिस्पॉन्ड में आता है तब हम लोगों के पास तो वो एक लाइन शो कर रहा होता है। नहीं, डिपेंड करता है कि आप एक लाइन, अब ये देखो ना, यहाँ पे मैं एक लाइन भी निकाल सकता हूँ, ये लो, एक लाइन भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, नंबर 2 भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, या पूरा पूरा जो, पूरी जो उसकी अरे की जो ऑब्जेक्ट की अरे पड़ी हुई है उससे भी निकाल सकता हूँ। नॉट अ बिग डील, ये देख रहे हो, नॉट अ बिग डील। सही है, ये हमारा बेसिकली एक मेथड है एपीआई से डेटा गेट करने का, ठीक है। इसे हम और बेहतर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? रीयूजेबल बना सकते हैं, अगर हम इसको एक क्या करें, एक फंक्शन के अंदर डाल दें। फंक्शन का काम क्या, फंक्शन ये हमारे लिए डेटा गेट करके लेकर आता है, गेट टू डू करता है, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम लोग जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हैं, हमेशा ये एक ही चीज करेगा। लेकिन अब फर्ज करो आपके पास डेटा आ रहा है और आप उस डेटे के साथ मल्टीपल डिफरेंट चीजें करना चाहते हो। एक जगह पे आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हो, लेकिन दूसरी जगह पे आप उसके अंदर वर्ड काउंट कैलकुलेट करना चाहते हो। तो फिर आप क्या यूज करते हो? फिर आप कॉल बैक फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, जो आपको रिटर्न करेगा कि डेटा आएगा तो तब क्या करोगे और एरर आएगा तब क्या करोगे। समझ आ रही है? तो यहाँ पे अब आप डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, इंस्टेड कि आप यहाँ पे डिफाइन करो। समझ आ रही है? यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि अगर तो रिक्वेस्ट आती है तो ये console डॉट लॉग कर देना। फर्ज करो मैंने console डॉट लॉग नहीं करना, फर्ज करो मैंने इसको यूज करके कहीं पे प्रिंट करवाना है, या मैंने इसको एक और जगह पे, ठीक है, इसका नंबर ऑफ काउंट मैंने लेकर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर, तब तो मैं ये चीज नहीं यूज कर सकता। अब मैं ये दोबारा से ऐड इवेंट लिस्ट से दोबारा से लिखूं, नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉल बैक फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है, जो कि एक एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है, जिसके लिए मैं, जिसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं दो चीजें पास करवाता हूँ। अगर मेरा हर चीज दुरुस्त है तो मैं वहां पे रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डेटा पास करवाता हूँ। अगर एरर है तो मैं वहां पे, ठीक है, एरर थ्रो करवा देता हूँ, ठीक है, और सेम प्रोसेस होता है। और जब मैंने इसको कॉल करना है तो अब मैं इस फंक्शन को कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ। अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा जहां पे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। तो मेरे पास एक इंटेंस सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी निकल आती है बाय यूजिंग दिस कॉल बैक फंक्शन। सेंस बनती है? ओके सर। जी सर, सेंस बन रही है। सेंस बन रही है?
अब हम लोगों ने ये तो कर लिया, ठीक है। अब इसको एक्शन के अंदर देखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब चेक करो, अब जब हम लोग एसिंक इन एक्शन करेंगे ना, ठीक है। अब हम लोग दोबारा जब console.log1 console.log2, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करेंगे get to do callback जो कि लेगा एरर और डेटा, ठीक है। और अगर एरर है, ठीक है, तो थ्रो कर देगा एरर, अगर नहीं है तो एल्स क्या करेगा, console.log कर देगा डेटा को, और नीचे आ जाओ console.log3 console.log4। तो यहाँ पे मैं इसको सबको जो है ना, इस सबको मैं ऊपर से लेके एंड तक मैं सारा कुछ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। चेक किया आपने कि यहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पास पहले console log 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, और फिर जब डेटा आ गया, कंफर्म हो गया ये, तो फिर उसने जाके एंड पे हमारे पास हमें डेटा निकाल के दे दिया। क्लियर है? जी सर। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी, आई एग्री, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग आराम से टाइम ले, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि अगर आप लोगों को पहली बार समझ नहीं आया, इट्स ओके, डजंट रियली मैटर। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि असल में स्टेप्स क्या परफॉर्म हो रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग वो क्यों कर रहे हैं। समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर। अब बताओ कोई सवाल? अच्छा, हम लोगों ने अब तक सीखा क्या, जरा पहले थोड़ा सा जल्दी से रिकैप भी कर लें। हम लोगों ने सीखा क्या? हम लोगों ने सीखा कि जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो एक सिंक्रोनस लैंग्वेज है, ठीक है। हर चीज 1 by 1 होती है, सही है। इसीलिए हमारा कभी कभार ऐसे होता है कि अगर जब हमने सर्वर से डेटा लेना होता है ना, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस फंक्शन का अब हम वेट करें कि वो फंक्शन कंप्लीट हो, नहीं। तो हमारे पास अगर मल्टीपल डिफरेंट फंक्शंस है और हर फंक्शन 1-1 2-2 मिनट ले रहा है, तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहले जो हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाए, जो फंक्शन टाइम ले रहा है, ठीक है, उसे हम लोग साइड पे जाके एग्जीक्यूट करवा दें, ठीक है। तो इसको हम लोग एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब हम लोगों ने फिर एक एग्जांपल की कि अगर व्हाट इफ हम लोग रियल डेटा पकड़ते हैं, और रियल डेटा हम कैसे पकड़ते हैं, थ्रू एन HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। हम पहले जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड क्रिएट करते हैं, और सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डिफरेंट मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के अंदर सेव कराते हैं, उस वेरिएबल के ऊपर हम इवेंट लिस्टर ऐड करते हैं कि इस इवेंट को सुनो, जब ये चीज हो रही है ना, जब ये रिक्वेस्ट जा रही है, जब ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसको सुनो, इवेंट लिस्टर लगाओ। और किस चीज को सुनना है आपने, इसकी रेडी स्टेट चेंज को। रेडी स्टेट चेंज क्या है, मल्टीपल डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट गुजरता है, ठीक है। 4 मेन है, पहला है कि वो इनिशियलाइज हो गया है, और चौथा है 4 जब होता है उसका मतलब होता है कि यार ये कंप्लीट हो गया। तो हम लोग चेक करते हैं कि अगर हमारा स्टेट चेंज 4 हो गया है, ठीक है, तो हमें आप डेटा रिटर्न कर दो। लेकिन अगर नहीं हुआ, ठीक है, तो एरर दे दो। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है, जब हमने नोटिस किया कि कभी कभार डेटा आना फेल हो गया सर्वर से, ठीक है, लेकिन उसका फिर भी रेडी स्टेट 4 हो गया, मतलब ये तो बड़ा मसला है हमारे लिए। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार हम लोग एक और चेक लगाएंगे कि जब रेडी स्टेट 4 है, जब ये चीज कंप्लीट हो गई हो, और जो हमें रिक्वेस्ट स्टेटस, जो रिस्पॉन्स पीछे सर्वर से आया हो, वो 200 हो, तो फिर आपने हमें डेटा पास करना है, अदरवाइज आपने एरर थ्रो कर देना, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग लिसन कर रहे हैं, इस इवेंट को। उसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट को, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ओपन करते हैं, जो कि हम जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि असल में हम लोग किस टाइप की कॉल करना चाहते हैं, ठीक है। और हम लोग को URL का API एंड पॉइंट कहाँ है, क्या है, जिससे हम लोग डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं। और फिर हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट
सेंड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा एक API कॉल हो गई, ठीक है। फिर हमने कहा कि यार ये अभी भी बेहतर नहीं, अभी भी ये रीयूजेबल हो सकता है और बेहतर हो सकता है। हमने कहा इसको हम लोग इस पूरे प्रोसेस को हम लोग एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा देते हैं। लेकिन फिर हमें एक मसला आया, वो ये आया कि कभी कभार इसी सेम फंक्शन को हम लोग मल्टीपल डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं इसके अंदर जो हमारे पास डेटा आया या एरर आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी, कभी कभार आपको जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट आया है, डेटा आया है, उसको आपने कहीं पे प्रिंट करवाना है, कहीं पे आपने उसके साथ कुछ और करवाना है, तो आपको जरूरत पड़ रही है उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करने की। लेकिन मसला ये है कि वो तो चीज एक ही रिटर्न करवा रहा है, ठीक है, जो आपको अब आप दोबारा से वो रन करो नहीं। तो हम लोग इसके ऊपर यूज करते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन एक एनॉनिमस फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 2 पैरामीटर पास करवाए। वो क्या है, या तो एरर आएगा या तो डेटा आएगा, ठीक है। तो अब उस कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एरर और डेटे को हम लोग लेके हम लोग इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे मैंने डेटे को मैनिपुलेट करवा के मैंने आईडी निकाल लिया, दूसरी जगह पे मैंने यही फंक्शन कॉल करना है, मुझे यही दोनों पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने इसको यूज करके मैंने यूजर की आईडीज वगैरह निकाल, ठीक है। तो इसलिए मैं पीछे क्या यूज करूंगा, कॉल बैक फंक्शन यूज करूंगा, जो मुझे एनेबल करेगा कि मैं मल्टीपल डिफरेंट चीजें रिएक्शंस निकलवा सकूं फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, जो कि है गेट टू डू का। क्या सबको क्लियर हो गई है? और फिर हम लोगों ने इसको इन एक्शन देखा कि ये देखें, हमने जब एसिंक्रोनस की यूजिंग अ कॉल बैक, ठीक है, हमेशा यूजिंग अ कॉल बैक, तो उसने इसको कॉल console log को 1 को 2 को पहले किया, 3 4 को फिर किया, और फिर जब ये रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई फिर इसने जाके हमारा डेटा रिस्पॉन्स पकड़ा, ठीक है, और इसको शो करवा दिया। अब क्लियर है? सर अगर हम लोगों के पास कोड ऑफ लाइंस, कोड की लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो अगर उसके दरमियान में कहीं पे वो रिस्पॉन्स आ जाता है तो वो उसी टाइम पे शो करवा देगा? नहीं, एंड पे करेगा हमेशा, पहले सारा कोड शो रन होगा, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं इवेंट लूप होती है एक चीज, ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन वो ये होता है कि ये क्यू बना लेता है, ठीक है। तो आपकी चीजें पूरी होंगी, तो जैसे जैसे अगली चीज पूरी होती जाएगी उसको वो क्यू के अंदर डालता जाएगा। जब सारा कोड रन हो गया है तो फिर वो 1 बाय 1 उसको कंप्लीट कर देगा। मुश्किल था लेक्चर आज का। सर क्या यहाँ पे ख्याल? कोई टाइम कम्प्लेक्सिटी वाला रोला तो नहीं होता कि मतलब जो फंक्शन ज्यादा टाइम ले रहा है, जो लाइन ऑफ कोड ज्यादा टाइम ले रही है, उन्हें अलहदा क्यू में रखो और उन्हें बाद में रन कराओ, जो कि कम टाइम ले रही है उन्हें पहले रन करा दो। I mean, इसका तो लेना देना रिस्पॉन्स के साथ है ना, सर्वर के साथ, कि कितनी देर के अंदर डेटा आता है। और कुछ होते हैं, वाकई सही कह रहे हो, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको आपको वाकई वेट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो टाइम कम्प्लेक्सिटी का इशू आ सकता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर जाके आ सकता है, जहाँ पे बहुत डेटा हैवी या टाइम कॉम्प्लेक्स हैवी टास्क हो रहे हो। सही। श्योर, चलें, ठीक हो गया सर। ठीक है जी, क्लियर है। मैं एक सेकेंड रिकॉर्डिंग करूं बंद।